नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों के स्वाध्याय के प्रश्न सीखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? जवाब, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। दूसरा प्रश्न, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे, अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग के लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं। तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए। प्रश्न नंबर 4, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? रेलगाड़ियां, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियां, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे। प्रश्न नंबर 5, उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूंगा। 1, मैं अपने देश से प्रेम करूंगा। 2, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। 3, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। 4, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। 5, मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। 6, मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। छठा प्रश्न, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? जवाब, देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।
इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और स्वयं समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। 1, धरा के सपूत नए राग और गान किसमें भरेंगे? स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है। धरा के सपूत इस नव युग की वीणा में नए राग और गान भरेंगे। दूसरा, धरती माँ की काया आज सुनहरी क्यों हो रही है? सारे देश में स्वतंत्रता रूपी सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। सुनहरी धूप के कारण आज धरती माँ की काया सुनहरी हो रही है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? जवाब, कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। दूसरा, कवि ने प्रातः काल को नया क्यों कहा है? कवि ने प्रातः काल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभात है। लोगों में नई उमंगे और तरंगे क्यों है? जवाब, लोगों में नई उमंगे और तरंगे हैं क्योंकि सदियों की पराधीनता के बाद देश को स्वाधीनता मिली है। प्रश्न नंबर 4, डालों पर बैठे पंछी क्या कर रहे हैं? डालों पर बैठे पंछी नए स्वरों में गा कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? जवाब, नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। 6, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। 7, नवयुग का आह्वान कैसे किया जाएगा? जवाब, ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान किया जाएगा। प्रश्न नंबर 4, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। कवि ने धरा के सपूतों को अमर बताया है क्योंकि इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा। दूसरा, ज्ञान दीपक के समान है क्योंकि वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है। प्रश्न नंबर 5, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में दिए गए शब्द है विहग, ज्ञान, ध्वनियों, अमर और मूर्जे। तो पहली खाली जगह हम देखते हैं, उठो धरा के खाली जगह सपूतों पुनः नया निर्माण करो। इसमें जवाब आएगा अमर। युग युग के खाली जगह सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उसमें जवाब आएगा मुरझे सुमनों। डाल डाल पर बैठ खाली जगह कुछ नए स्वरों में गाते हैं। उसमें जवाब आएगा विहग। चौथी, नूतन मंगलमय खाली जगह से गुंजित जग उद्यान करो ध्वनियों से। पांचवा, सत सत दीपक जला खाली जगह के नवयुग का आह्वान करो। उसमें जवाब आएगा ज्ञान। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 1, अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे? इमारतों का, सपनों का, देश का कि फिल्मों का? तो उसमें जवाब आएगा
देश का नया निर्माण करेंगे। दूसरा, नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? रात का, अज्ञान का, कोहरे का या गुलामी का? तो उसमें आंसर जवाब आएगा गुलामी का। तीसरा, वीणा किस देवी के हाथ में होती है? लक्ष्मी के, सरस्वती के, काली के, बहुचरा के? तो उसमें जवाब आएगा सरस्वती के हाथ में वीणा होती है। चौथा, हम किसके रक्षक और पुजारी है? मातृभूमि के, सरस्वती मंदिर के, ज्ञान के, इस संपत्ति के? तो उसमें जवाब आएगा हम सरस्वती मंदिर के रक्षक और पुजारी है। प्रश्न नंबर 7, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय એટલે એનો આપણને ભાવાર્થ કહેવાનો છે, એનો સાર કહેવાનો છે। એક પંક્તિ આપેલી છે, એ પંક્તિ આપણે વાંચીશું। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे भारत भूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बंधानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 8, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक काव्य दिया गया है, उनमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उस काव्य के आधार पर हमें उसका जवाब देने का है। पहले हम काव्य पढ़ेंगे। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर, कठिनाई तूफानों में, डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अटल रहो जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में, जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न हम देखेंगे और समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? जवाब, हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहे। यदि हम अपने प्रण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। दूसरा प्रश्न, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? उत्तर, हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया, मुकाबला यानी सामना किया, वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं, इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। प्रश्न नंबर 4, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं।
प्रश्न नंबर 5, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। उत्तर, योग्य शीर्षक है हिमालय का संदेश। प्रश्न नंबर 9, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश। यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है उसमें क्या क्या है? फूल है, तितली है, बादल है, बारिश है, वृक्ष है। तो इन शब्दों का उपयोग करके हमें कविता बनानी है। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं। वृक्षों ने नव जीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। बराबर, यहाँ पे हमने काव्य बनाई। अब 10वां जो प्रश्न है वो क्या है? अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे काव्य पंक्तियां कुछ दी हुई है, उनको हमें पूर्ण करना है। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूं, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। बराबर, यहाँ पे हमने काव्य पंक्तियां पूर्ण की। अब 11वां प्रश्न है वो है निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। सबसे पहले तो हम देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो नाम की जगह पे जो शब्द आता है ऐसा उसको संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे सोना, गंगा, दल, राजेश, ये सब संज्ञाएं हैं। तो प्रश्न नंबर 1 और उसका भेद। प्रश्न 1, सोना कीमती धातु है, तो उसमें से सोना है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि उसकी गिनती हो नहीं सकती है। बराबर, और धातु में है जातिवाचक संज्ञा, धातु आती है। तो गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि गंगा नाम दिया हुआ है और नदी की पूरी जाति का उल्लेख है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। उमंग, उमंग है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दल समूहवाचक संज्ञा। राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा। भय भाववाचक संज्ञा और जंगल है जातिवाचक संज्ञा। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित एकवचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। मुझे लुटेरे का डर था। लुटेर एक वचन है, उसका बहुवचन करेंगे हमें लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी, उड़ान का बहुवचन, उड़ान एक वचन है, उसका बहुवचन करेंगे पक्षियों ने उड़ानें भरी। उसने मुझे मिठाई दी, तो मिठाई का एक वचन शब्द है मिठाई, उसका बहुवचन करेंगे मिठाइयाँ। उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे जो रेखांकित संज्ञा है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है, उसको हमें जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने का है, बदलने का है। तो पहला वाक्य है विज्ञान ने दूरी कम की है, तो दूरी है भाववाचक संज्ञा है, तो उसका हम जातिवाचक संज्ञा क्या बनाएंगे? दूरियां। विज्ञान ने दूरियां कम की है। नदी की लंबाई अधिक है, लंबाई भाववाचक संज्ञा है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे। नदी की लंबाइयां अधिक है।